चैप्टर नेम है 3.4, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और चैप्टर का नेम पुरस्कार। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 1946 यहाँ पे ये छायावाद के जन्मदाता है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म संवत 1946 अर्थात 1889 ईस्वी को काशी में हुआ था। ये जो हमारा 1946 जो चलता है वो हिंदी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है। जो हमारा पूरा हिंदी का कैलेंडर जो चलता है, जैसे कि जिसमें पतरा जिसको बोलते हैं, पंडित जी लोगों के पास जो होता है, तो उस पतरा जो है वो आगे चलता है। और उनका जन्म जो है, अभी जो इंग्लिश हम लोग का जैसे बर्थ होता है 2002 2005 आप लोग का जैसे होता है, उस टाइप में उनका बर्थ है 1889 में ईस्वी को काशी में हुआ था। ये काव्य रचना की इनमें काव्य रचना की प्रतिभा जो थी वो जनजाति मतलब जन से ही थी। लिखा है जनजाति, तो मतलब जन से है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी जो है वो छायावाद के जन्मदाता कहलाते हैं। छायावाद के बारे में हम पढ़ेंगे लास्ट में। छायावाद, प्रगतिवाद, ये सभी हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो उस सभी के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट में मतलब जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। छायावाद जो होता है वो कविता की दृष्टि से इस काल को कविता की दृष्टि से देखा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की मुख्य रचना जो है वो कामायनी है। आज के समय में भी जो कामायनी रचना है वो बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है। इसके बाद ये बता रहे हैं वे हिंदी के प्रसिद्ध गीतकार भी थे। हमारे क्लास के एक नमूने हम लोग। कौन बोल रहा है बेटा? कोई कुछ बोल रहा है? नो मैम। नो मैम। हाँ, इसके बाद देखिए इनकी प्रमुख रचना जो है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कामायनी है, ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कामायनी, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम इनके प्रमुख काव्य हैं। और महाकाव्य कामायनी के कारण इन्हें बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्धि मिली है। कामायनी जो है, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया, बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली काव्य रचना है। हिंदी साहित्य जगत इनका सदैव ऋणी रहेगा, क्योंकि ये छायावाद के जन्मदाता इन्हें ही माना जाता है। इसके बाद अब हम इनके द्वारा लिखित चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पुरस्कार। पुरस्कार में यहाँ पे क्या बता रहे हैं इसको हम समझते हैं। आर्द्र नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देवदुदुम्भी का गंभीर गंभीर घोष। यहाँ पे आर्द्र जो होता है, आर्द्रा एक नक्षत्र होता है, जैसे कि भादो बोलते हैं, फागुन बोलते हैं, सावन बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है आर्द्र, आद्रा, आद्रा, भद्रा, ऐसे टाइप के नक्षत्र होते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे बता रहा है आकाश में काले काले बादल क्या है, छा रहे हैं, घुमड़ रहे हैं मतलब छा रहे हैं, जिसमें देव दुदुम्भी का गंभीर घोष हो रहा है और इसमें बादल जो है वो गरज भी रहे हैं। प्राची के एक निरभ्र होने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। निरभ्र का मतलब क्या होता है, बादलों से रहित। वहां पे जैसे जब बादल घेरते हैं तो कहीं कहीं पे बादल छूट भी जाता है, कहीं ऐसा लगता है कि वहां बादल ही नहीं छाए हुए हैं, तो वही बता रहे हैं कि वहां से स्वर्ण पुरुष जो है, स्वर्ण पुरुष यहाँ पे किसको बता रहे हैं, सूर्य देव को। तो सूर्य देव जो है वो बादलों से ढके नहीं है और वहां से वह क्या कर रहे हैं, झांक रहे हैं। झांकने लगा था, दिखने लगी महाराज की सवारी, और इसमें से महाराज की मतलब सूर्यदेव की सवारी दिख रही थी। सैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बांस उठ रही थी। उर्वरा मतलब उपजाऊ। मैम आपकी शैलमाला, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सभी को प्रॉब्लम है बेटा ये। गुड आफ्टरनून मैम। वॉइस क्लियर नहीं है। नो मैम। वेट करो, वेट करो। ओके मैम। ओके मैम। अभी वॉइस क्लियर है। गैलेक्सी A6 कौन है यस मैम। बेटा, नेम चेंज करिए या रिमूव हो जाइए। आपका नाम क्या है? साहिल अंसारी। तो साहिल अंसारी लिखने में क्या दिक्कत है? गैलेक्सी A6 प्लस क्यों लिख के रखा है आपने? देखिए मैडम यहाँ आधे पे, घंटे बाद ओके, यहाँ पे आपको, मैंने आपको कहा तक आप लोग को समझ में आया था। एक आर्द्र नक्षत्र होता है इसमें बताया गया है, और आकाश में काले काले बादल छा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, वैसे ही आर्द्र भी एक नक्षत्र होता है, आर्द्रा, ठीक है। और आकाश में काले काले बादल जो हैं वह छा रहे हैं, घुमड़ रहे हैं मतलब छा रहे हैं, जिसमें देव दुदुम्भी का गंभीर स्वर घोष हो रहा है। देव दुदुम्भी यहाँ पे जैसे कि बादल गरजते हैं ना, तो वही बताया गया है कि बादल बहुत जोर से गरज रहे हैं। प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। मतलब यहाँ पे उन सभी में से बादल जैसे छाए हुए थे, लेकिन फिर भी कहीं पर बादल नहीं छाया हुआ था। वहां पे सूर्य देव जी जो हैं वह क्या कर रहे थे, वहां से झांक रहे थे। मतलब सूर्य देव तो एक स्वर्ण के समान वैसे ही ऑलरेडी दिखते हैं, वह वहां से दिखाई दे रहे थे और उनकी सवारी दिखने लगी थी। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि में सौंधी बांस उठ रही थी। शैलमाला के भूमि पर सौंधी उर्वरा भूमि मतलब उपजाऊ भूमि से जब बारिश होगी, पहली बारिश होती है तो क्या होता है, वहां से सौंधी सौंधी खुशबू आती है मिट्टी की। तो सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, नगर तोरण से जयघोष हुआ। और नगरों में क्या हो रहा है, तोरण लगाए जा रहे हैं। तोरण किसको बोला जाता है, किसी को पता है? नो मैम। आप लोग अपने घर में दिवाली में या फिर जब पूजा वूजा होती है घरों में, तो घर के सामने मुख्य द्वार पर आप अपने घर में आम के पत्तों से बनाया हुआ एक, जैसे कि धागे में पिरो के आम के पत्तों को बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं, उसमें फूल भी लगा देते हैं अच्छा दिखने के लिए। वही कहलाता है तोरण, ठीक है। तो नगरों को तोरण से सजाया जा रहा है। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जैसे भीड़ हो जाती है तो क्या दिखाई दे रहा है, चामरधारी शुंड दिखाई दे रहा है।
हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। और जैसे समुद्र जो है वह क्या होता है, हिलोरे भरता है। हिलोरे भरता है मतलब आगे से पीछे की ओर पानी को ढकेलता है, तो उसे कहते हैं हिलोरे भरना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जयशंकर प्रसाद जी लिख रहे हैं, प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। प्रभात, प्रभात का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? डू यू नो मीनिंग ऑफ प्रभात? किसी को नहीं पता है? मैम सुबह, जो सुबह होता है हाँ? उसे बोलते हैं क्या? वेरी गुड रिया। सुबह होते हैं। हाँ, सुबह को बोला जाता है प्रभात। ठीक है। तो यहाँ पे जब सुबह हो रही है तो सुबह सुबह जो छोटी छोटी किरणें हैं, सूर्य देव की किरणें छाई हुई हैं, और उसमें क्या हो रहा है, बादल भी घेरे हुए हैं। तो नन्ही नन्ही बूंदे, छोटी छोटी बूंदे आकाश से गिर रही हैं। वह कैसा लग रही है, स्वर्ण मल्लिका के समान धरती पर बरस रही हैं। और उसकी सूचना मिलते ही जनता में क्या हो जा रहा है, हर्ष ध्वनि फैल जा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, रथ हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति थी। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं, रथ हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति थी, दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया, सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दो दल आम्र पल्लवों से सुशोभित, मंगल कलश और फूल कुमकुम तथा खीलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। यहाँ पे रथ हाथी, अश्वारोहियों मतलब अश्व को जो नियंत्रित करके रखते हैं, और अश्व के साथ, और हाथियों में रथ जड़ा हुआ था, या फिर अश्वों में कह लीजिए, अश्वों के साथ रथ था और हाथियां थी। इनसे सुसज्जित होकर एक पंक्ति निकलती है। पंक्ति मतलब इनकी रथों की एक पंक्ति, अश्वों की एक पंक्ति, हाथियों की एक पंक्ति निकलती है। और दर्शक जो है, जैसे कि हमारे घर के आसपास कभी हाथी या फिर अश्व या फिर बारात कह लीजिए जाता है, तो हम क्या करते हैं, बाहर निकल के देखने लगते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि दर्शकों की भीड़ भी बहुत ज्यादा हो गई। गजराज जो है, गजराज यहाँ पे किसे बोला गया है, गजराज हाथी को बताया गया है। हाथी को गजराज बोला जाता है। तो गजराज जो है वह बैठ गया, सीढ़ियों से महाराज जो है वह उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी नाम की दो सुंदरियां थी। सुंदरियों का दो दल था, जिसमें उन्होंने कलश और फूल कुमकुम तथा खीलों से भरे थाल सुशोभित करके वह भी नीचे उतर रही थी। क्लियर है तीनों पैराग्राफ आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वेट करना बेटा। नेक्स्ट पेजेस, हमारा नेक्स्ट पेज है। इस पेज का अगला पैराग्राफ है,
महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग के सव्य सत्यन किया। स्वर्ण रंजित हल की मूर्त पकड़कर महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोर कुमारियों ने खिलों और फूलों की वर्षा की। यहाँ पे जो महाराज क्या थे, उतर रहे थे सीढ़ियों से और गजराज उनके सामने बैठ गया था, तो वो महाराज जो है उनकी मुख पर मतलब फेस पर एक अच्छी मधुर मुस्कान थी, अच्छी मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग मतलब यहाँ पे पुरोहित जैसे कि ब्राह्मण का एक वर्ग था, वह स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर महाराज ने जोते हुए मतलब जोते हुए, जूते का मतलब यहाँ पे जोते, हल को यहाँ पे हल जो था, जैसे कि आप लोग ने पुराने पिक्चर्स में देखे होंगे या फिर किसी फोटो में देखा होगा, आज के समय में ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, बैल हुआ करते थे, ठीक है, और बैल के पीछे हल लगा दिया जाया करता था और वो बैल आगे आगे चलते जाते थे और खेतों को जोतते जाते थे। आज के समय में जैसे ट्रैक्टर जो काम करता था, पुराने जमाने में वही काम बैल किया करते थे और बैलों को लोग पाला करते थे। आज के समय में बैल को लोग छोड़ दिया करते हैं, ठीक है। तो वह जो बैल में जो हल बंधा हुआ था, वो हल जो था वो सोने का था और उस सोने के हल को महाराज पकड़कर उन पुष्ट बैलों को चलने का संकेत देने लगते हैं। बैलों से वह लोहे का हल बांध दिया जाता है और उसे चलने का संकेत दिया जाता है बैलों को। बाजे बजने लगते हैं। किशोर कुमारियां जो किशोर कुमारियां थी सौभाग्यवती और कुमारियां जिनके जो दो दल गए हुए थे, वो क्या करते हैं, फूलों की वर्षा करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, बोट होती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते थे। यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कौशल मतलब एक प्रदेश है, उस प्रदेश का यह महोत्सव जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि वहां पर जो वहां के राजा महाराज जो हुआ करते थे, वह एक दिन के लिए कृषक बनते थे और इंद्रदेव की पूजा होती थी और वहां के नगर निवासी जो है पहाड़ों में क्या करते थे, आनंद मनाते थे। हर वर्ष प्रतिवर्ष यह महोत्सव मनाया जाता था, जिसमें दूसरे देश के लोग या युवक युवतियां नौजवान आकर इसमें बड़े चाव से योगदान देते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, मगध का यह राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल से यह दृश्य देख रहा था। मगध कहाँ आता है, किस देश को पहले के जमाने में मगध कोई नहीं बताएगा। आपकी आवाज धीरे आ रही है बेटा, बहुत ज्यादा। पता रिया, नहीं। नहीं पता है। मगध जो है आज के समय में जिसे बिहार के नाम से जाना जाता है, उसे पुराने समय में मगध कहा जाता था, ठीक है। और मगध नरेश कौन थे, सम्राट अशोक को नहीं जानते हो, जाने माने महाराजा राजा हुआ करते थे वो अपने समय के, यस मैम। जानते हो ना। यस मैम। तो मगध का एक राजकुमार था जो जिसका नाम क्या था, अरुण। वह अपने रथ पर बैठ के बहुत ही उत्साह के साथ यह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी और बीज का स्थान लिए मधुलिका नाम की एक लड़की
महाराज के साथ खड़ी थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। कौशेय वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट, वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखी अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी। वे सब बरौनियों के में गुथे जा रहे थे, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, कौतूहल से। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन है। यहाँ पे कोशय का मतलब क्या होगा? कोशय मतलब होता है गेरुआ, गेहुआ रंग जो बोलते हैं ना, जैसे कि इंडियन भारतीय लोगों का रंग जो होता है वो कैसा होता है, गेहूं कलर का होता है, गेहूं के समान के कलर का। तो यहाँ पे लेखक आगे बता रहे हैं कि मधुलिका नाम की जो लड़की थी वो उसी का खेत था जिसको महाराज के लिए चुना गया था, महाराज की खेती के लिए। तो महाराज को बीज देने का सौभाग्य भी किसे प्राप्त होगा? मधुलिका को। अब मधुलिका जो है वह महाराज को बीज देती और कभी अपने सौंदर्य को, गेरुए रंग को संभालती, या फिर उसके जो बाल थे उसके मुख पर आ जाते और उन बालों को वो संभालती भी ना थी। क्या करती थी? महाराज को अब बीज आगे देने के लिए कभी भी वह रुकी नहीं। बरौनी मतलब तो जानते होंगे, जानते हो कि नहीं? नॉर्मली घर में ये लैंग्वेज यूज किया जाता है, बरौनिया। नहीं पता है? नो मैम। कुछ तो जानने की कोशिश किया करो। नहीं पता मैम। बरौनी आंखों की पलकें जो होती हैं उसे बरौनी कहा जाता है। ठीक है, आज जान गए, भूलोगे तो नहीं ना? यस नो मैम। हाँ, Yes, ठीक है। ma'am. अब इसके बाद बरौनियों में क्या हो रहे थे? बाल सामने आ रहे थे और गुथे गुथे से जा रहे थे, लेकिन फिर भी वह कभी भी हाल आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटी। इन सभी जो देख रहे थे, सभी वहां के नगर निवासी लोग जो थे वो क्या देख रहे थे? लोगों सॉरी, महाराज को हल चलाता हुआ देख रहे थे। लेकिन वह जो मगध से आया हुआ राजकुमार अरुण था वह सिर्फ इसको देख रहा था, उस कृषक कुमारी मधुलिका को, और मन ही मन कह रहा था कितना सुंदर और कितना भोला सौंदर्य है, कितना सरल चितवन है, मतलब इसका चरित्र कितना सरल है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक लिखते हैं, उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत को पुरस्कृत किया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्रिकाएं। यहाँ पे जो उत्सव उस दिन चल रहा था वह क्या हो गया? समाप्त हो गया। कृत्य मतलब कार्य, उत्सव मनाने का कार्य समाप्त हो गया। महाराज जो है वो मधुलिका को उस खेत का पुरस्कार देते हैं। थाल में जो है कुछ स्वर्ण मुद्रिकाएं रहती हैं, और वो जो मुद्राएं थी वह राजकीय अनुग्रह रहता है। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली। जब उसे स्वर्ण मुद्राएं मिली तो उसने सिर से थाली लगा ली, किंतु साथ ही उन स्वर्ण मुद्रिकाओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। और उन स्वर्ण मुद्रिकाओं को मधुलिका ने क्या किया? महाराज पर ही न्यौछावर कर दिया, मतलब उनका भेंट उन्हीं को वापस लौटा दिया, बिखेर दिया उनके ऊपर। मधुलिका की उस समय की ऊर्जश्रुति मूर्ति लोग आश्चर्य में देखने लगे। ऊर्जश्रुत का मतलब ऊर्जा से भरी हुई। ठीक है, यहाँ पे मधुलिका के इस कृत्य को देखकर वहां पे सारे लोग जो थे वो क्या हो गए? आश्चर्य से भर गए।
यह खेत महाराज की भ्रुकुटी भी जरा चढ़ी थी कि मधुलिका ने सविनय कहा, देव यह मेरे पितामहों की भूमि है। महाराज की भ्रुकुटी मतलब महाराज भी थोड़े से क्रोधित हो गए। क्यों? क्योंकि मधुलिका ने उनका दिया हुआ उपहार ग्रहण नहीं किया। मधुलिका ने उनका उपहार ग्रहण नहीं किया। हाँ, तो वह मधुलिका जो है वो क्या कहती है, महाराज भी थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तब मधुलिका महाराज से निवेदन करते हुए, विनम्र आग्रह करते हुए कहती है, यह मेरे पितरों की भूमि है। आप चले जाओ। तो मधुलिका विनम्र स्वर में कहती है, यह मेरे पितरों की भूमि है, इसे बेचना मेरे लिए अपराध है, इसलिए इसका मूल्य मैं स्वीकार नहीं कर सकती। यह मेरे सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने के पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, अबोध क्या बक रही है, राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार। अब इससे पहले कि कोई और बोलता या महाराज बोलते, वहां के मंत्री जो है वह कहते हैं, अबोध मतलब कुछ समझती नहीं है। अबोध का मतलब जिसे कुछ समझ ना आता हो। क्या बक रही है? इस धन से अपने को सुखी बना। अब जब वह मधुलिका है, वह इन सभी को मतलब इस राजकीय अनुग्रह को स्वीकार नहीं करती, तब मंत्री उसे डांटते हुए कहते हैं, यह तेरी भूमि का चौगुना मूल्य है। फिर यह तो कौशल का सुनिश्चित नियम है, मतलब कौशल राज्य का यह पहले से ही सुनिश्चित नियम है कि जिस भूमि पर महाराज हल चलाएंगे उसका पुरस्कार देंगे। इसके आगे बोलते हैं, तो आज से इस राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई, मतलब अधिकारी हुई। इस धन को लेकर अपने आप को सुखी बना। क्लियर है? यस मैम। राजकीय रक्षण Yes, की ma'am. अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। तब इस पर मधुलिका कहती है, राजकीय रक्षण राजा के रक्षण की अधिकारी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था, मैंने तो कभी कोई विरोध नहीं किया, किंतु इसका मूल्य स्वीकार करना या न करना यह मेरे ऊपर निर्भर करता है। मधुलिका उत्तेजित होकर यह जवाब देती है मंत्री को। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे। महाराज के संकेत करने पर मतलब महाराज ने पूछा कि यह कौन है, तो महाराज के संकेत करने पर वहां के मंत्री ने बताया कि यह वाराणसी के युद्ध में शामिल हुई वीर सिंह मित्र की एकमात्र कन्या है। महाराज भी जो है वह चौंक उठे। वीर सिंह मित्र की कन्या, यह कैसे हो सकता है, जिसने मगध के सामने कौशल की राज ली थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है? ऐसा आश्चर्य से होकर पूछते हैं महाराज। तो मंत्री कहते हैं, हाँ देव, इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने ऐसा मंत्री से पूछा। देव नियम तो बहुत साधारण है। किसी की अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। जिस मतलब खेत पर राजा जो है हल चलाते हैं, वह उस खेत के नियम क्या है कि
वहां पे उस गांव का कोई भी एक खेत चुन लिया जाएगा जो अच्छा खेत रहेगा, और जिसका भी वह खेत रहेगा उस भूमि का उसको चौगुना मूल्य दिया जाएगा, मतलब 4 गुना मूल्य। और उसे मतलब उस 4 गुने मूल्य को वह व्यक्ति भी क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, और जिस पर राजा ने खेती की है उसकी देख रेख करने का अधिकार भी उस खेत के मालिक को ही रहेगा, और साल भर के लिए वह राजा का खेत समझा जाएगा। क्लियर है? लास्ट तक हो गया है आप लोग? Yes, ma'am. ठीक है, इसके आगे का Yes, कल ma'am. आप लोग को मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am.